हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर। आज अपन चर्चा करेंगे कार्टोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्शन, प्रक्षेप के बारे में। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपन ग्रेड फर्स्ट की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर या लैब असिस्टेंट की बात करें, नेट वाले जेआरएफ वाले पेपर की बात करें, सभी के दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेशली अपन बात करें ग्रेड फर्स्ट की, तो ग्रेड फर्स्ट के अंदर यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, हो सकता है 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। देखो, प्रोजेक्शन से संबंधित अपनी कुछ धारणाएं पहले से बनी हुई हैं। एक तो ये धारणा बनी हुई है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड के पीछे कहीं ना कहीं ये कारण रहा होगा कि 12th स्टैंडर्ड पे या ग्रेजुएशन लेवल पे या पीजी लेवल पे प्रोजेक्शन से संबंधित अपन ने स्टडी नहीं की या कहीं अपने को पढ़ाया नहीं गया ढंग से, तो ये एक मेन कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि बहुत से जो विद्यार्थी होते हैं वो बीएससी के बाद में एमएससी या एमए कर लेते हैं ज्योग्राफी से, तो उनके ये सब्जेक्ट स्पेशली जो प्रोजेक्शन वाला पार्ट है वो डायरेक्ट टच में नहीं रहता। अपन बात करें फिजिकल ज्योग्राफी की, ह्यूमन की, बाकी की चीजें अक्सर अपन पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, प्रक्षेप वाला पार्ट है, इसके अंदर थोड़ा सा अपने को रहता है ये मन में कि ये पार्ट हार्ड है। तो आपने जहां से भी अध्ययन किया है वहां और इस क्लास के लेने के बाद में आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो कोशिश ये करना है कि अपने दिमाग को थोड़ा सा स्टेबल करके फोकस करके ये टॉपिक को अध्ययन करें। साथ में पेन कॉपी लेके बैठना, चीजों को समझने की कोशिश करना। एक बार में समझ में नहीं आए, दूसरी बार में आ जाएगा, दूसरी बार में नहीं आए, तीसरी बार में आ जाएगा, लेकिन 100% ये चीज समझ में आ जाएगी। देखो, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो ये वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस नहीं कर सकते। अगर आपको ग्रेड फर्स्ट के अंदर सिलेक्शन लेना है तो यहाँ से 3, 4, 5 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो आज अपन डिटेल से प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और जो प्रोजेक्शन की अपनी क्लास होगी वो 2-3 क्लासें होंगी। ये क्लास फर्स्ट है। 1 मिनट में थोड़ा सही कर लेता हूं माइक को। तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे बहुत ही आसान तरीके से समझाने की, और आशा करते हैं इस वीडियो के बाद में आपके प्रोजेक्शन से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन प्रोजेक्शन। देखो, सीधी सी बात यही है, प्रक्षेप या प्रोजेक्शन सीधी परिभाषा यही होती है, जो अक्षांश और देशांतर होते हैं उसको एक समतल कागज पर उतार दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रक्षेप या प्रोजेक्शन कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, ग्लोब पे जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है उसको गणितीय विधियों के आधार पर एक समतल पृष्ठ पे, एक साधारण कागज पे उनको उतार दिया जाता है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को, उसको अपन प्रक्षेप कहते हैं। अब प्रक्षेप कई प्रकार के होते हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। आज वाली जो ये क्लास है ये कॉनिकल प्रोजेक्शन से संबंधित है, उसके ऑब्जेक्टिव भी हल करेंगे साथ में। आज तक जितने इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं इंपोर्टेंट वो भी सोल्व करवाए जाएंगे। साथ में जो अगला वीडियो होगा प्रोजेक्शन से प्रक्षेप से संबंधित, जो क्लास 2 नंबर की होगी, वो अपनी होगी सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में। इसी तरीके से एक हेममध्य की हो जाएगी, जेनिथिकल की हो जाएगी, और एक रूढ़ प्रक्षेप या जो विशेष प्रक्षेप होते हैं गुण के आधार पे, उनकी क्लास हो जाएगी। इस क्लास की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी, तो थोड़ा सा मैं व्यस्त था, इस चक्कर में ये क्लास नहीं कर पाया। तो अब कोशिश ये करेंगे कि 2-3 क्लास आपको डेली उपलब्ध करवा दें, एग्जाम नजदीक है तो आपके लिए लाभदायक हो सके। देखो, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन है ना, प्रक्षेप। देखो, पृथ्वी के गोलाकार पृष्ठ को, या जो लंबवक्ष गोलाभ होता है, जियोइड होता है पृथ्वी का जो आकार, वो समतल पृष्ठ पर उतारना ही प्रक्षेप कहलाता है। अर्थात गणितीय विधियों के द्वारा अक्षांश व देशांतर के जाल को समतल पृष्ठ पर उतारना प्रक्षेप कहलाता है। गणितीय विधियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की गणितीय विधियों के द्वारा अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं, जो जाल है, उसको एक समतल पृष्ठ पर जब अपन उतार देते हैं तो वो कहलाता है प्रक्षेप, प्रोजेक्शन कहलाता है।
इरविन रेंज के अनुसार प्रक्षेप की डेफिनेशन दी गई है और भी वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। इरविन रेंज की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखना है। अक्षांश व देशांतर का कोई व्यवस्थित क्रम, अक्षांश व देशांतर का कोई व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके उसे प्रक्षेप कहा जाता है। अब जो प्रक्षेप होता है वो दो तरह के पृष्ठ होते हैं, इस तरीके से समझिए। एक होता है विकासनीय पृष्ठ, आ सकता है एग्जाम में। एक होता है अविकासनीय पृष्ठ। विकासनीय पृष्ठ वह होता है जिसको आसानी से समतल किया जा सके, यानी ऐसा पृष्ठ जिसको आसानी से समतल किया जा सके, जैसे शंकुआकार है, बेलनाकार है या समतल है, उसको आसानी से समतल किया जा सकता है। तो ऐसे पृष्ठ को बोलेंगे विकासनीय पृष्ठ, ठीक है। एक होता है अविकासनीय पृष्ठ, यानी ऐसा पृष्ठ जिसको बिना तोड़े फोड़े समतल नहीं किया जा सकता, जैसे कोई ग्लोब है। अब ग्लोब को अपन समतल कैसे करेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे तो वो तो विच्छेद हो जाएगा, आकृति बिगड़ जाएगी। तो बिना तोड़े फोड़े जिसको समतल नहीं किया जा सकता, ऐसे पृष्ठ को अविकासनीय पृष्ठ कहते हैं। जिसको बिना तोड़े फोड़े चपटा नहीं किया जा सकता उसको अविकासनीय पृष्ठ कहते हैं, जैसे कोई ग्लोब है या कोई गोलाकार सतह है, ठीक है। इसको बोलते हैं अविकासनीय पृष्ठ। मैंने एनसीईआरटी का भी इसके अंदर शामिल किया है, ऑथेंटिक बुक का भी इसके अंदर शामिल किया है। प्रोजेक्शन को आपको अलग से फिर एनसीईआरटी की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से क्लियर हो जाएगा। तो समझ गए विकासनीय पृष्ठ और अविकासनीय पृष्ठ क्या होता है। जिसको आसानी से समतल किया जा सके विकासनीय पृष्ठ, जिसको बिना तोड़े फोड़े समतल नहीं किया जा सकता उसको बोलेंगे अपन अविकासनीय पृष्ठ। उदाहरण आपको बता दिया, सीधा आ सकता है शंकु व बेलन क्या है, विकासनीय पृष्ठ है या अविकासनीय पृष्ठ है। तो शंकु होता है या जो कॉनिकल बोलते हैं जिसको, या बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है, वो विकासनीय पृष्ठ के उदाहरण है। ये आप लोगों को याद रखने। क्लियर, आगे चलते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं जिससे आप लोगों को दिखाई दे। और अब मेरे ख्याल से ये दिखाई दे रहा है, अब थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। देखो एक साथ इसकी पीपीटी नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने इनको हाथ से लिखा, ठीक है। इसकी जो फोटो है वो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर, उस पर मैंने डाल दी है। वहां से आप एक बढ़िया से कागज के ऊपर अच्छी अच्छी राइटिंग के अंदर इनको लिख लेना, ठीक है। और भी डिटेल इनमें ऐड करनी है वो भी मैं बता दूंगा आपको। ये टेबल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसको प्रक्षेप के वर्गीकरण की टेबल याद है, ये जो टेबल है ये याद है, तो आप मान के चलिए 5 क्वेश्चनों में से आपका एक क्वेश्चन यहां से इस टेबल से 100% आ जाएगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो जिसको टेबल अच्छी तरीके से याद है, देखो इस टेबल के कई फायदे हैं। एक तो आपको पता लग जाएगा मोटा मोटा कि कौन से प्रक्षेप किसके लिए यूज होता है, ठीक है। कौन सा प्रक्षेप के अंदर कितने कितने प्रकार हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, ठीक है। ये इस टेबल से आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ये जो टेबल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, रट लीजिए इस टेबल को। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आप देखोगे यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो ये जो मानचित्रों का वर्गीकरण है, मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण है, प्रक्षेप है, ध्यान रखना। ही हो सकता है आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे। तो प्रक्षेपों का वर्गीकरण है, एक होता है 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक है प्रकाश के प्रयोग के आधार पर, दूसरा है रचना विधि के आधार पर। रचना विधि मतलब यहां पे गणितीय विधियों का यूज हो रहा है, रचना विधि के आधार पर। तीसरा है गुण के आधार पर, गुण क्या है उनका। तो एक है प्रकाश के प्रयोग के आधार पर ये वाला, दूसरा है रचना विधि के आधार पर, और तीसरा कौन सा है, गुण के आधार पर। किसके आधार पे है, गुण के आधार पे। तो जो प्रकाश के प्रयोग के आधार पे जो प्रक्षेप होते हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं सदर्श प्रक्षेप, एक को बोलते हैं असदर्श प्रक्षेप। ध्यान रखना है, प्रकाश के प्रयोग के आधार पर जो प्रक्षेप होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, सदर्श और असदर्श। अंतर क्या होता है, जिसमें प्रकाश का यूज होता है, लाइट का यूज होता है, उसको सदर्श प्रक्षेप बोलेंगे। जिसमें प्रकाश का यूज नहीं होता उसको असदर्श प्रक्षेप बोलेंगे। तो समझ में आ गया होगा सदर्श और असदर्श, ठीक है। दूसरा होता है रचना विधि के आधार पे। तो रचना विधि के आधार पे जो प्रक्षेप है ना ये 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। देखो शंकु प्रक्षेप है, यहां पे कौन सा है, शंकु प्रक्षेप है यानी कॉनिकल। ये सिलेंड्रिकल बेलनाकार प्रक्षेप है,
तीसरा है ख मध्य प्रक्षेप, जेनिथल है, और चौथा है रूढ़ प्रक्षेप। कौन सा है? रूढ़ प्रक्षेप। ये आप लोगों को याद रखना है। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, ख मध्य जेनिथल प्रक्षेप और रूढ़ प्रक्षेप। अब इनके उदाहरण आप लोगों को याद रखना है कि निम्नलिखित में से शंकु प्रक्षेप कौन कौन से हैं, बेलनाकार प्रक्षेप कौन कौन से हैं, ख मध्य प्रक्षेप कौन कौन से हैं, रूढ़ प्रक्षेप कौन कौन से हैं। अगर ये टेबल आपको याद है तो मैं गारंटी देता हूं, अगर वर्गीकरण में से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन यहां से आप लोगों के सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो शंकु प्रक्षेप, एक कागज का शंकु बना लिया जाता है और उसको ग्लोब के ऊपर रखा जाता है। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आज इसी की क्लास होने वाली है शंकु प्रक्षेप की। ये कई प्रकार के होते हैं। एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप, देखो एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप, ठीक है। फिर है 2 मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप, फिर है बोन प्रक्षेप, फिर है बहुशंकु प्रक्षेप, फिर है अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। ठीक है, तो ये शंकु प्रक्षेप के उदाहरण है। यहां पे मैंने अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप भी जोड़ा है क्योंकि वो बहुशंकु प्रक्षेप का एक संशोधित रूप है, इसलिए मैंने इसको यहां पे जोड़ा है। तो जो कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है वो एक मानक है, यानी एक अक्षांश रेखा है वो मानक है, 2 मानक है, फिर बोन प्रक्षेप है, फिर बहुशंकु प्रक्षेप है, फिर है अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे मैं एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूं आप लोगों को, ये बहुत अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को। ये वाला देखेंगे, जैसे ये अपना ग्लोब है, ठीक है, पृथ्वी है, ग्लोब है, इसके ऊपर एक कागज का बनाया हुआ शंकु रख दिया है। ऐसे कागज का बनाया हुआ एक शंकु ऐसे रखा गया है, कागज का बनाया हुआ एक शंकु रख दिया, ठीक है, ऐसे रख दिया, ठीक है। फिर इस शंकु को अपन ने समतल किया तो इस तरह की स्थलाकृति अपने को देखने को मिली। तो इस तरह का जो प्रोजेक्शन होगा उसको बोलेंगे अपन कोनिकल प्रोजेक्शन, यानी शंकु प्रक्षेप। अब इसके कई प्रकार हैं, एक मानक शंकु प्रक्षेप, 2 मानक शंकु प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप, फिर उसका संशोधित रूप आ जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है, अगर इस तरह का कोई आता है, डायग्राम भी पूछ सकता है, इस तरह का डायग्राम किसका उदाहरण है, ठीक है, उसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ लेंगे, सब समझ में आ जाएगा ना। दूसरा जो होता है, इसमें चलते हैं अपन टेबल पे, ये वाला है, यह है बेलनाकार प्रक्षेप। रचना विधि के आधार पर दूसरा कौन सा है? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल प्रक्षेप। यह भी कई प्रकार का होता है। एक होता है सदर्श बेलनाकार प्रक्षेप। सदर्श मतलब प्रकाश के स्रोत का तो यूज हुआ है इसमें, सदर्श बेलनाकार प्रक्षेप, इसके कई नाम है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होता है समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, एक होता है साधारण बेलनाकार प्रक्षेप, एक है मर्केटर बेलनाकार प्रक्षेप, बहुत इंपॉर्टेंट, मर्केटर में से क्वेश्चन आना ही आना है, मर्केटर बेलनाकार प्रक्षेप। एक होता है गाल प्रक्षेप। क्या होता है? गाल प्रक्षेप। तो ये बेलनाकार प्रक्षेप के उदाहरण हैं, आप लोगों को याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेलनाकार प्रक्षेप है या नहीं है, सीधा पूछ लेता है मर्केटर किस तरह का प्रक्षेप है। तो अगर आप लोगों को टेबल याद है तो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, टेबल में एक जगह याद कर लोगे तो क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएगा। तो इसकी भी अपन टेबल देखें, टेबल का डायग्राम देखें, ये वाला, ये एक बेलन जैसी आकृति है ये वाली, इसको ग्लोब के ऊपर रखा है, इसको ग्लोब के ऊपर रख दिया, ठीक है, ग्लोब के ऊपर रख दिया, फिर इसको समतल किया तो अपने को इस तरह की स्थलाकृति देखने को मिली, इस तरह का अपने को समतल कागज में मानचित्र देखने को मिला। तो जो ये होता है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, ठीक है, बेलनाकार प्रक्षेप। अब आप देखोगे कि जो शंकु प्रक्षेप है, इसका जहां शंकु का जो आंतरिक भाग होता है, जिस अक्षांश रेखा पे टच करता है उसको बोलते हैं मानक अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? मानक अक्षांश रेखा। डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो सामान्यतः जो शंकु प्रक्षेप होते हैं वो मध्य अक्षांशों के लिए यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। और जो बेलनाकार प्रक्षेप होते हैं ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र को टच करता है, ध्यान रखना, देखो भूमध्य रेखा, सब में भूमध्य रेखा आएगी, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए ये बेलनाकार प्रक्षेप यूज में लिया जाता है। अगला जो प्रक्षेप होता है वो होता है खैमध्य, रचना विधि के आधार पर। तीसरा होता है जेनिथल प्रोजेक्शन, यानी जो खैमध्य प्रक्षेप है इसकी बात करते हैं अपन, ये रहा, रचना विधि के आधार पर जेनिथल यानी खैमध्य प्रक्षेप, ठीक है। मैं लिखता हूं जेनिथल, जेनिथल, ठीक है, खैमध्य प्रक्षेप। अब ये जेनिथल जो प्रक्षेप होता है इसके 2 रूप हैं, ऐसे समझो। एक होता है प्रक्षेपण तल के आधार पे, दूसरा होता है नेत्र की स्थिति के आधार पे। खैमध्य प्रक्षेप में से 100% क्वेश्चन आना है, ठीक है।
प्रक्षेपण तल के आधार पे, और दूसरा कौन सा होता है, नेत्र की स्थिति के आधार पे। ठीक है, इसको डिटेल में जब इसका परसों क्लास होगी, कल अपन बेलनाकार होगी, परसों खेमद्दे की होगी, तो ये जो प्रक्षेपण तल के आधार पे 3 तरीके से होता है। यदि ध्रुवों को टच करता हो इसका तल, ठीक है, एक होता है भूमध्य रेखा पे टच करता हो, ठीक है, विषुवत खेमद्य, एक होता है तिर्यक भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच में स्पर्श करता हो, एक होता है नेत्र का स्थान, प्रकाश कहां रखा गया है, नेत्र का स्थान कहां रखा गया है, तो नोमोनिक, नोमोनिक को बोलते हैं केंद्रीय या केंद्रक, क्या बोलते हैं, केंद्रक। त्रिविम, त्रिविम को बोलते हैं स्टीरियोग्राफिक, स्टीरियोग्राफिक, स्टीरियोग्राफिक। एक होता है लंबकोणीय, इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक, क्या बोलते हैं, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, छोटा जगह है, ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, तो ये केंद्र नेत्र के स्थान है, यदि नेत्र का स्थान यानी प्रकाश केंद्र में रखा गया है, या त्रिविम ध्रुव पे रखा गया है, स्टीरियोग्राफिक या ऑर्थोग्राफिक अनंत दूरी पे रखा गया है, तो ये जेनिथल प्रोजेक्शन होता है। इस तरह का अपन इसका डायग्राम देखें जेनिथल प्रोजेक्शन का, ये वाला, ये देखो, ये आकृति है, ग्लोब है, तो ये एक ध्रुव को टच करके रखी गई है। फिर इस तरह का कोई डायग्राम मिलेगा तो वो जेनिथल प्रोजेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। जब इसकी क्लास होगी तो बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह का जो प्रक्षेप होता है, इसमें भी देखोगे आप जो प्रकाश का स्रोत होता है, नेत्र का स्थान होता है, वो एक होता है नोमोनिक, नोमोनिक मतलब पृथ्वी के केंद्र में हो, एक होता है स्टीरियोग्राफिक यानी कोई ध्रुव को टच करता हो, चाहे उत्तरी ध्रुव को टच करे या दक्षिणी ध्रुव को टच करे, एक होता है ऑर्थोग्राफिक जो अनंत दूरी पर स्थित हो। तो इस तरह का जो प्रक्षेप होता है वो जेनिथल प्रोजेक्शन होता है। इस तरह का कोन वाला शंकु प्रक्षेप, इस तरह का स्थलाकृति होगी। ये सिलेंड्रिकल प्रक्षेप, जो शंकु प्रक्षेप होता है ये मध्य अक्षांशों के लिए उपयुक्त होता है, और जो ये बेलनाकार प्रक्षेप है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है, और जो जेनिथल प्रोजेक्शन होता है ये ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, टेबल याद कर लेना, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा इसको। एक होता है रूढ़ प्रक्षेप, इसको याद रखना है, जैसे गोलाकार प्रक्षेप, मालवीय प्रक्षेप, विच्छिन्न मालवीय प्रक्षेप, सिनुसाइडल प्रक्षेप और विच्छिन्न सिनुसाइडल प्रक्षेप, ये रूढ़ प्रक्षेप के उदाहरण है। सीधा एग्जाम में आ जाता है रूढ़ प्रक्षेप का उदाहरण है या नहीं है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा होते हैं गुण के आधार पे, तीसरा, 3 आधार पे प्रक्षेपों का वर्गीकरण किया ना, प्रकाश के प्रयोग के आधार पे, रचना विधि के आधार पे 4 हो गए, शंकु, बेलनाकार, खेमद्दे और रूढ़ प्रक्षेप। अब आता है गुण के आधार पे, कोई विशेष गुण हो, जैसे कोई सही आकृति बताता हो, सही दिशा बताता हो, सही क्षेत्रफल बताता हो, तो देखो यथाकृतिक प्रक्षेप, समदूरस्थ प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप और शुद्ध दिशा प्रक्षेप, ये लास्ट के अंदर पढ़ेंगे कौन कौन से प्रक्षेप इनकी विशेषताएं रखता है। ये विशेषताएं रखता है, सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल उदाहरण के द्वारा समझा दिया जाएगा, तो यहां से भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये आपको एक टेबल है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये टेबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक साथ पीपीटी में टाइप नहीं हो पाई, मैंने हाथ से लिख के आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसकी जो साफ क्लियर फोटो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जोगरूपी भाई गढ़वाल सर, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, एक अच्छे सुंदर से कागज पे इसको ऐड कर लेना। अब अपन पढ़ते हैं प्रकाश के प्रयोग के आधार पे। पहला जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पे है, प्रकाश के प्रयोग के आधार पे प्रोजेक्शनों का वर्गीकरण है। तो देखो, सदर्श प्रक्षेप, असदर्श प्रक्षेप, यानी जिसमें प्रकाश का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं सदर्श, जिसमें यूज नहीं होता उसको बोलते हैं असदर्श। क्लियर? तो देखोगे सदर्श प्रक्षेप, ध्यान रखना इसको ज्यामितीय प्रक्षेप भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं इसको, ज्यामितीय प्रक्षेप भी कहते हैं। सदर्श प्रक्षेप होता है, इसको ज्यामितीय प्रक्षेप भी कहते हैं। देखो, इसमें ग्लोब की अक्षांश व देशांतर को प्रकाश की सहायता से, किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से समतल कागज पर उतारा जाता है। प्रकाश का यूज हो रहा है इसलिए सदर्श है। दूसरा है ग्लोब पर प्रकाश डालकर उसकी छाया को समतल कागज पर उतारा जाता है, सदर्श प्रक्षेप। 3 ही चीजें याद रखनी है। सदर्श प्रक्षेप में प्रकाश का यूज होता है, इसे ज्यामितीय प्रक्षेप कहते हैं। प्रकाश डालकर एक समतल कागज पर उतार लिया जाता है। असदर्श प्रक्षेप, इसके अंदर आप देखोगे असदर्श में
इसके अंदर प्रकाश का प्रयोग नहीं किया जाता। तो प्रकाश का प्रयोग नहीं होता तो फिर किसका यूज होगा? गणितीय विधियों का। प्रक्षेप के डेफिनेशन ये भी तो पढ़ी कि गणितीय विधियों के द्वारा अक्षांश व देशांतरीय जाल को एक समतल कागज पर उतार देना प्रक्षेप कहलाता है। तो इसमें प्रकाश का प्रयोग नहीं होता, गणितीय विधियों के द्वारा प्रक्षेप की रचना की जाती है। ऐसे प्रक्षेप को क्या कहते हैं? असंदर्श प्रक्षेप। क्या कहते हैं? असंदर्श प्रक्षेप। जैसे रचना के आधार पर जो प्रक्षेप होते हैं वो कैसे होते हैं? असंदर्श प्रक्षेप होते हैं। तो उदाहरण कौन कौन से हैं? शंक्वाकार प्रक्षेप हो गया, बेलनाकार प्रक्षेप हो गया, रूढ़ प्रक्षेप हो गया, और जो खेमध्य वाला प्रक्षेप होता है उसमें जो नेत्र का स्थान होता है उसका प्रकाश का यूज होता है, इसलिए वो संदर्श प्रक्षेप है। कैसे हैं? संदर्श है। कुछ उनमें असंदर्श भी है लेकिन संदर्श प्रक्षेप में ज्यादा काउंट होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, क्वेश्चन बनता है यहां से, इंपोर्टेंट है ये। रचना विधि के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है वो रचना विधि के आधार पर है। यहां से क्वेश्चन बनता है, देखो, शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खेमध्य है ये, खेमध्य प्रक्षेप, जेनिथल, और रूढ़ प्रक्षेप। ये रचना के आधार पर है। ज्यादातर गणितीय विधियों का प्रयोग होता है, लेकिन जो खेमध्य प्रक्षेप है उसमें नेत्र की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है, प्रकाश की स्थिति को भी। तो रचना विधि के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: शंक्वाकार, बेलनाकार, खेमध्य व रूढ़ प्रक्षेप। जो शंक्वाकार प्रक्षेप होते हैं ना, ये मध्य अक्षांशों के लिए उपयोगी है। आगे पढ़ेंगे भी अपन, मध्य अक्षांशों के लिए उपयोगी, जिनका अक्षांशीय विस्तार कम और देशांतरीय विस्तार ज्यादा होता है, उनके लिए यूज होता है। बेलनाकार प्रक्षेप होता है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए यूज होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए। ठीक है, ठीक है। खेमध्य प्रक्षेप होता है वो ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए यूज होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए। वैसे तो और भी बनाए, लेकिन ध्रुवीय वाली स्थिति को इसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। रूढ़ प्रक्षेप होते हैं, जैसे मोलविट प्रक्षेप हो गया, सिनुसाइडल प्रक्षेप हो गया, विच्छिन्न मोलविट हो गया, विच्छिन्न सिनुसाइडल हो गया, या गोलाकार हो गया। इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो रचना विधि के आधार पर ध्यान रखना है, 4 प्रकार के होते हैं: कॉनिकल प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, जेनिथल और रूढ़ प्रोजेक्शन की अपन बात करते हैं। अब अपन पहला प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। रचना विधि के आधार पर जो वर्गीकरण दिया गया है उसमें शंक्वाकार प्रक्षेप। कौन सा प्रक्षेप? शंक्वाकार प्रक्षेप, कॉनिकल प्रोजेक्शन, शंक्वाकार प्रक्षेप। देखो, इस प्रक्षेप में शंकु के आकार का मोड़ा हुआ कागज ग्लोब पर इस प्रकार रखते हैं जिसमें शंकु का शीर्ष बिंदु, ध्यान रखना है, शंकु का शीर्ष बिंदु ध्रुव के बिल्कुल ऊपर हो, उसे शंक्वाकार प्रक्षेप के रूप में यूज में लिया जाता है। ये अलग से डेफिनेशन कहां से आ गई? ठीक है, ये तो जो शंक्वाकार प्रक्षेप होता है ये वाला, ये वाला देख रहे हो, दिखाई दे रहा है, ये शंक्वाकार प्रक्षेप है। ठीक है। अब शंक्वाकार प्रक्षेप में भी 1 मानक, 2 मानक, बौन प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप, ये बाद की बात है। पहले शंक्वाकार प्रक्षेप की कॉमन विशेषताएं क्या क्या है? ठीक है। तो देखोगे, ये अपनी पृथ्वी है, ग्लोब है, ये वाला ग्लोब है अपना। ठीक है, ये वाला। अब इस प्रक्षेप में क्या बोला गया है? इस प्रक्षेप में यह बताया जाता है कि ग्लोब के ऊपर एक कागज का बना हुआ शंकु, कोन, आइसक्रीम वाला कोन समझो, कागज का बना हुआ शंकु इस तरीके से रखते हैं। देखिए, ये रखा यहां पे, ये कागज का बना हुआ शंकु रखा, तो कोन का शीर्ष बिंदु, ये शीर्ष बिंदु हुआ कि नहीं हुआ? कोन का शीर्ष बिंदु ये वाला, ये शीर्ष बिंदु हुआ कि नहीं हुआ? कोन का जो शीर्ष बिंदु होगा वो ध्रुव के ठीक ऊपर होगा। तो मान लीजिए ये ध्रुव है, 90 डिग्री नॉर्थ है, इसके कहां है? ठीक ऊपर। कहां है? ठीक ऊपर। अब आप देखोगे जो ये शंकु प्रोजेक्शन है, शंक्वाकार जो प्रोजेक्शन है, इसके अंदर एक गणितीय विधियों के द्वारा ग्लोब के ऊपर एक शंकु को रखा जाता है जो कागज का बना हुआ होता है। तो जो शंकु का शीर्ष बिंदु है वो ध्रुव के ठीक ऊपर होगा। कहां पे होगा? ध्रुव के ठीक ऊपर, ध्यान रखना है। और वो पृथ्वी के जस्ट ऊपर होगा। पृथ्वी का जो केंद्र है, ये मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, क्या है? केंद्र है।
ये क्या है, ध्रुव है, क्या है, ध्रुव है, और ये शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु है, क्या है, शीर्ष बिंदु है। ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, एक सीधी रेखा में होने चाहिए, क्या होने चाहिए, एक सीधी रेखा के अंदर होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई। यह शंक्वाकार प्रक्षेप की विशेषता है पहली, चाहे कोई सा ही हो, एक मानक हो, दो मानक हो, बौन हो, बहुशंकु हो, कोई सा हो, लेकिन ये एक कॉमन विशेषता है, इसमें देखने को मिलेगी आप लोगों को। आगे देखते हैं, जिस अक्षांश पर कागज के शंकु का भीतरी भाग, जिस अक्षांश पर कागज के शंकु का भीतरी भाग ग्लोब को स्पर्श करता है उसे मानक अक्षांश या प्रधान अक्षांश कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, मानक अक्षांश या प्रधान अक्षांश कहते हैं। जिस रेखा के सारे शंकु का शीर्ष, समझने की कोशिश करना, जिस रेखा के सारे शंकु का शीर्ष, ध्रुव एवं पृथ्वी का केंद्र तीनों एक सरल रेखा में होते हैं उसे क्या कहते हैं, तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, उसे प्रधान देशांतर कहते हैं, उसे प्रधान देशांतर कहते हैं, प्रधान देशांतर कहते हैं, या मानक देशांतर कहते हैं, या प्रधान देशांतर कहते हैं, ये याद रखना है, प्रधान देशांतर कहते हैं, प्रधान देशांतर कहते हैं। दो चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी यहां पे, दो चीजें, ये देखो इधर डायग्राम के द्वारा समझ में आएंगे। देखो दिख रहा है आप लोगों को, ये शंकु प्रक्षेप है। अब इसमें कहीं नहीं बात हो रही है एक मानक है, दो मानक है, कि अब समझने का प्रयास कीजिए इसको। शंकु का जो शीर्ष बिंदु होगा वो ध्रुव के ठीक ऊपर होगा, और पृथ्वी का केंद्र और ध्रुव और शीर्ष बिंदु किसका, शंकु का एक सीधी लंबवत रेखा में होते हैं। इसको बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा। जो ऊपर से नीचे रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो रेखाएं होती हैं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं, उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रधान देशांतर रेखा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या कहता है, शंकु का जो आंतरिक सतह है, शंकु की जो आंतरिक सतह है, वो जिस अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है, मान लीजिए यहां पे स्पर्श कर रहा है, यहां पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, यहां पे कर रहा है ना, तो जिस अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है उस अक्षांश रेखा को मानक अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, मानक अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे इसको, मानक अक्षांश रेखा। समझ में आई। अगर एक जगह से स्पर्श करता है तो वो होगा एक मानक अक्षांश रेखा। यदि दो जगह से स्पर्श होता है तो होगा दो मानक अक्षांश रेखा। ठीक है। यदि बहुत सारे शंकुओं की कल्पना की जाती है तो वो हो जाएगा बहुशंकु प्रक्षेप, बहुशंकु शंक्वाकार प्रक्षेप या बहुशंकु प्रक्षेप हो जाएगा। तो ये क्या होगी, मानक अक्षांश रेखा। क्या होगी, मानक अक्षांश रेखा। समझ में आया इतना, मानक अक्षांश रेखा। ठीक है। फिर इसको एक समतल कागज पर उतार दिया जाता है तो इस तरह की अपने को स्थलाकृति देखने, मानचित्र देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं शंक्वाकार प्रक्षेप। क्या बोलते हैं, शंक्वाकार प्रक्षेप। अब इसमें देखोगे आप, ये बात समझ में आई आप लोगों के। इस प्रक्षेप में शंकु का आकार का मोड़ा हुआ कागज ग्लोब पर इस प्रकार रखते हैं जिसमें शंकु का शीर्ष बिंदु ध्रुव के बिल्कुल ऊपर हो। जिस अक्षांश पर कागज के शंकु का भीतरी भाग ग्लोब को स्पर्श करता है उसे मानक अक्षांश या प्रधान अक्षांश रेखा कहते हैं। जिस रेखा के सारे शंकु का शीर्ष, जिस रेखा के सारे शंकु का शीर्ष, मान लीजिए ये शंकु है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये ग्लोब है, ऐसे समझो आप, ग्लोब है, ठीक है। शंकु का शीर्ष ध्रुव, मान लीजिए ये ध्रुव है, और पृथ्वी का केंद्र, ये तीनों एक रेखा में होंगे, उसको बोलेंगे प्रधान देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे, प्रधान देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे, प्रधान देशांतर रेखा बोलेंगे, या प्रधान देशांतर बोलेंगे, इसको कहते हैं। ठीक है। अब शंक्वाकार प्रक्षेप के प्रकार हैं, रट लेना, याद कर लेना। मैंने वर्गीकरण में भी बोला था इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, यहां पे भी बोल रहा हूं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है इसके मुख्यतः प्रकार हैं। एक मानक अक्षांश, यानी जो
अपन ने जो शंकु लिया है वो यदि एक ही अक्षांश रेखा को स्पर्श करता हो, शंकु का जो भीतरी सतह है वो एक अक्षांश रेखा को स्पर्श करता हो तो उसको बोलेंगे एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप। यदि दो को स्पर्श करता हो तो बोलेंगे दो मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप। ठीक है, बौन प्रक्षेप होता है वो एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप है, इसी का संशोधित रूप है, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं अलग हैं। फिर आ जाता है बहुशंकु प्रक्षेप, वो भी शंक्वाकार प्रक्षेप का संशोधित रूप है। बहुशंकु प्रक्षेप, बहुत सारे बहु शंकुओं की कल्पना की जाती है, लिया जाता है इसमें। एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप होता है वो बहुशंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप है। किसका है? बहुशंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप है अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। समझ गए? जो बौन प्रक्षेप होता है वो इसका संशोधित रूप है, और जो बहुशंकु प्रक्षेप है ये भी इसका संशोधित रूप है। तो ये मान के चलिए जो ये आपको 5 प्रकार लिखाए गए हैं शंक्वाकार प्रक्षेप का, एक मानक, दो मानक, बौन प्रक्षेप, बहुशंकु, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप मैंने इसलिए लिखा है कि ये बहुशंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप है। तो एक मानक अक्षांश जो प्रक्षेप होता है उसमें एक अक्षांश रेखा मानक होती है, दो मानक में दो अक्षांश रेखा मानक होगी। बौन प्रक्षेप में थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है, एक मानक अक्षांश रेखा का संशोधित रूप है, लेकिन इसमें सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश रेखाएं मानी जाती हैं, जैसे बहुशंकु प्रक्षेप में मानी जाती हैं। आगे इनको डिटेल में और पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब देखो शंक्वाकार प्रक्षेप की विशेषताएं क्या क्या होती है, कॉमन विशेषताएं पहले भी चर्चा की अपन ने। शंक्वाकार प्रक्षेप की विशेषताएं देखो, शंकु प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त के चाप के आकार की होती। शंकु प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त के चाप के आकार की होती हैं, पहली विशेषता। अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को तिरछी व समकोण पे काटती हैं। मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है, अन्य अक्षांशों पर मापने में कमी या वृद्धि होती है। ध्यान रखना है, जहां कमी या वृद्धि लिखा हुआ है, कमी या वृद्धि याद करना है, कमी या वृद्धि होती है। अब आप देखोगे एक नोट डाल के वो लिखा गया है, इससे पहले मैं आपको समझाऊं ये प्रक्षेप क्या कह रहा है। एक मानक जो प्रक्षेप क्या कह रहा है, यह है एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप है। ये एक मानक है, एक मानक शंकु प्रक्षेप है, ये एक मानक शंकु प्रक्षेप या शंक्वाकार प्रक्षेप एक मानक है। मतलब इसमें जो अक्षांश रेखा है वो एक ही मानक मानी गई है। अब आप देखोगे इसमें कि सभी अक्षांश रेखाएं, अब अक्षांश देशांतर तो आप लोगों को अच्छे से आते होंगे, नहीं आते तो एक बार उसको पहले सीखिए, एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पुस्तक उसमें समझने की कोशिश कीजिए। जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये क्या बोल रहा है, जो शंक्वाकार प्रक्षेप होता है, जब कोई सा शंक्वाकार प्रक्षेप हो, एक मानक हो, दो मानक हो, बौन हो, बहुशंकु हो, कोई सा ही हो, यह बोलता है कि सभी अक्षांश रेखाएं, मान लीजिए ये अक्षांश रेखा है, सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त के चाप के समान होती हैं। तो देख लीजिए वृत्त के चाप के समान है, सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त के चाप के समान होती है। यह बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वृत्त के चाप के समान होती है। और जिस अक्षांश रेखा पर शंकु का भीतरी भाग स्पर्श करता है, टच करता है, उसको बोलते हैं मानक अक्षांश रेखा। तो यहां पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड पैरेलल, ये वाला स्टैंडर्ड पैरेलल, इसको क्या बोलेंगे, मानक अक्षांश। क्या बोलेंगे, मानक अक्षांश। यानी जहां पे शंकु का भीतरी भाग जिस अक्षांश रेखा को स्पर्श करेगा उसको बोलेंगे मानक अक्षांश। यदि एक को स्पर्श कर रहा है तो एक मानक हो जाएगा, दो को स्पर्श कर रहा है तो द्वि या दो मानक को हो जाएगा, यदि बहुत ज्यादा को या बहुत ज्यादा शंकु की बात कर रहा है तो वो बहुशंकु प्रक्षेप हो जाएगा। तो आप देखोगे ये वाला है, ये स्टैंडर्ड वाला है, ये स्टैंडर्ड पैरेलल मानक अक्षांश, यहां पे वो टच कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एक मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप हो गया। ये बात समझ में आई, इतनी समझ में आ गई। अगली विशेषता क्या बोल रहा है, ये अगली विशेषता बोल रहा है कि
अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को तिरछी व समकोण पे काटती हैं। तो देख लो, अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे की तिरछी व समकोण पे काट रही। इसको मैं यहां लाने की कोशिश करता हूं। क्या कह रहा है? अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को तिरछी व समकोण पे काटते हैं। तो देखो, एक दूसरे, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखा हुई? अक्षांश रेखा। क्लियर? और ये कौन सी रेखा हुई? सॉरी, ये देशांतर रेखा। सॉरी, ये कौन सी रेखा हुई? देशांतर रेखा। ये कौन सी रेखा हुई? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा हुई? अक्षांश रेखा। देखोगे एक दूसरे को तिरछी तिरछी काट रही है ना, एक दूसरे को तिरछी व समकोण पे काट रही है। ये सबकी विशेषताएं होने वाली है। एक दूसरे को तिरछी व समकोण पे काट रही है। एक दूसरे को तिरछी व समकोण पे काट रही है। क्लियर? समझ में आई ये बात? आगे क्या बोल रहा है? मानक अक्षांश पर मापने शुद्ध होती है, अन्य अक्षांशों पर मापने में कमी या वृद्धि होती है। ये कॉमन विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि जो शंक्वाकार प्रक्षेप होता है उसमें जो मानक अक्षांश होगा उस पर मापनी हमेशा शुद्ध होगी, उससे दूर जाने पर कमी या वृद्धि होगी। लेकिन एक नोट लिख लेना, अपने दिमाग में इस चीज को फिट कर लेना, इस नोट को। ये वाला जो नोट है, ठीक है। लेकिन बोन तथा बहुशंकु प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है। नहीं, बात समझ में आई? समझो इस बात को कि जो मानक अक्षांश रेखा होती है, शंक्वाकार प्रक्षेप की बात कर रहे हैं, कोई सा भी हो, एक मानक हो, दो मानक हो, कि जो शंक्वाकार प्रक्षेप होता है उस पे जो मानक अक्षांश रेखा होती है उस पे मापनी शुद्ध होती है। लेकिन उससे दूर जाने पर, चाहे उत्तर की तरफ जाओ चाहे दक्षिण की तरफ जाओ, उससे दूर जाने पर मापनी में या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। लेकिन ये सारे शंक्वाकार प्रक्षेप पर लागू नहीं होता। इसमें आप लोगों को याद रखना है कि जो बोन प्रक्षेप है या जो बहुशंकु प्रक्षेप है, ध्यान रखना, बोन या बहुशंकु प्रक्षेप है, इसमें मानक अक्षांश रेखा पे जो मापनी तो शुद्ध होती ही होती है, साथ में सभी अक्षांश रेखाओं पे मापनी शुद्ध होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। मैंने नोट डाल के लिख दिया है, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि जो बोन तथा बहुशंकु प्रक्षेप है इसमें सभी अक्षांश रेखाओं पर मापनी क्या होती है? शुद्ध होती है। आगे चलते हैं। केंद्रीय देशांतर रेखा पे मापनी शुद्ध होती है और अन्य देशांतरों पर मापने में वृद्धि होती है। केंद्रीय देशांतर रेखा पे जो शीर्ष बिंदु ध्रुव और पृथ्वी का केंद्र था उस पे मापने क्या होगी? देशांतर रेखा पे शुद्ध, और अन्य देशांतरों पर मापने में क्या हो जाएगी? वृद्धि। लेकिन यहां पे भी मैं एक नोट लिख देता हूं, याद रख लेना, एक मानक, एक व दो मानक, एक व दो मानक शंकु प्रक्षेप में, एक व दो मानक शंकु प्रक्षेप में सभी देशांतर रेखाओं पर, सभी देशांतर रेखाओं पर, सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है, उन पर मापनी शुद्ध होती है, मापनी शुद्ध होती है। ये दो आपको स्पेशल बिंदु हैं, मापनी शुद्ध होती है, याद रखने हैं। क्लियर? आगे मैं इनका जब लास्ट के अंदर पूरे शंक्वाकार प्रक्षेप पढ़ा दूंगा तो मैं तुलना करके बताऊंगा, तब और समझ में आएगा ये, ठीक है। तो ये याद रखना है कि केंद्रीय देशांतर रेखा पे तो मापने कोई सा भी शंक्वाकार प्रक्षेप हो, यहां पे तो मापने शुद्ध हो गई होगी। लेकिन जो एक मानक और जो दो मानक है ना, उसमें सभी देशांतर रेखाओं पे मापने शुद्ध होती है। लेकिन मानक अक्षांश रेखा सभी शंक्वाकार प्रक्षेप पर शुद्ध होगी, लेकिन बोन और जो बहुशंकु प्रक्षेप है उनमें सभी अक्षांश रेखाओं पे मापने शुद्ध होगी। तो जो शुरू वाले दो हैं, शुरू वाले दो हैं, उनमें सिर्फ एक मानक दो मानक, शुरू वाले दो हो गए, एक मानक और दो मानक, इस पे क्या होगा? सिर्फ मानक अक्षांश पर ही मापने शुद्ध होगी, बाकी पे क्या होगी? अशुद्ध। लेकिन बोन और बहुशंकु में सभी अक्षांश रेखाओं पे मापने क्या होगी? शुद्ध।
बाकी के जो बौन और बहुशंकु प्रक्षेप है इसमें देखोगे जो देशांतर रेखा है, एक व दो मानक शंकु प्रक्षेप में सभी देशांतर रेखाओं पे मापनी शुद्ध होती है, लेकिन जो बहुशंकु और जो बौन प्रक्षेप है इसके अंदर आप देखोगे सिर्फ मुख्य प्रमुख देशांतर रेखा पर ही मापनी शुद्ध होगी, बाकी पे क्या होगी, अशुद्ध होगी। और शुरू वाले दो के अंदर क्या होगा, मानक अक्षांश पे मापनी शुद्ध होगी, बाकी के अशुद्ध होगी, जबकि बौन और बहुशंकु में सभी अक्षांशों पर मापनी क्या होगी, शुद्ध होगी। सही होगी, लिखा हुआ है ना, सभी अक्षांश रेखाओं पे मापनी शुद्ध होती है। तो दो दो के जोड़े बना के याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। ये तुलना करके प्रक्षेप से क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब आपको एक तो डायग्राम आता हो, एक उनकी विशेषताएं आती हो, और विशेषताएं जब तक आप तुलना नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी, वरना तो एग्जाम में एक दूसरे में मिक्सअप होएंगे, समझ में नहीं आएगा, है ना। आगे चलते हैं। यह प्रक्षेप मध्य अक्षांशों व शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, यानी जो शंक्वाकार प्रक्षेप है। अब चारों प्रकार आ गए इसके अंदर, एक मानक, दो मानक, बौन प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप, चारों आ गए। ये चारों के चारों जो प्रक्षेप हैं ये मध्य अक्षांश, अब मध्य अक्षांश होता है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। तो जो मध्य अक्षांशीय वाले देश हैं, यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं, उनके लिए उपयोग में है। साधारणतः यह बताया जाता है इसमें कि जिनका अक्षांशीय विस्तार कम और देशांतरीय विस्तार ज्यादा है उन देशों के लिए उपयोगी होता है। मानक अक्षांश के सारे पूर्व से पश्चिम दिशा में सक्रिय पट्टी के क्षेत्र के रूप में लिए उपयोगी है, कि पूर्व से पश्चिम की ओर एक सक्रिय पट्टी का कोई क्षेत्र है, अगर उसका अपने को अपन मानचित्र बनाना है तो शंक्वाकार प्रक्षेप का यूज करते हैं। सामान्यतः अधिकतर मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, चाहे नॉर्थन हेमोस्फीयर हो या साउथर्न हेमोस्फीयर हो, एक समय में एक ही गोलार्ध को प्रदर्शित किया जाता है, संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ प्रदर्शित नहीं किया जाता। अब जो कोण होता है, जो शंकु होता है, उसको ध्रुव के ऊपर रखते हैं। किसके ऊपर रखते हैं? ध्रुव के ऊपर रखते हैं। तो एक साथ एक गोलार्ध को प्रदर्शित किया जा सकता है, दूसरे गोलार्ध को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, दोनों ध्रुवों को एक साथ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ एक गोलार्ध के लिए होता है। संपूर्ण विश्व के लिए इसका कोई यूज नहीं होता है, संपूर्ण विश्व के लिए इसका कोई यूज नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया, ये पहला आ गया, शंक्वाकार प्रक्षेप का पहला वर्गीकरण आ गया। एक मापक या एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। देखो इस प्रक्षेप में शंकु ग्लोब की एक अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है। जिस अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है उसको प्रमाणिक या मानक अक्षांश रेखा कहते हैं, स्टैंडर्ड पैरेलल बोलते हैं, प्रमाणिक या मानक अक्षांश रेखा कहते हैं। आगे चलते हैं, इसके गुण देखो। सभी अक्षांशों के समानांतर वृत्तों के चाप होते हैं। सभी जो अक्षांश होते हैं समानांतर वृत्त के ऐसे चाप होंगे, ठीक है, और उनकी बीच की दूरी बराबर होगी। इनकी जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी? हमेशा बराबर होगी एक मानक में। मानक अक्षांश पर ही मापनी शुद्ध होगी, मानक अक्षांश पर ही मापनी शुद्ध होगी, और शेष अक्षांशों पर मापने में कमी या वृद्धि होगी। एक मानक की बात हो रही है, अब शेष अक्षांशों पर मापने में कमी या वृद्धि होगी। सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है, सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है, इस कारण इसको समदूरस्थ शंकु प्रक्षेप भी कहते हैं। पूछ सकता है एक मानक अक्षांश को और किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि सभी देशांतर रेखाओं पर क्या होती है? मापनी शुद्ध होती हैं। क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? सीधी होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समदूरस्थ शंकु प्रक्षेप भी कहते हैं। देखो इस प्रक्षेप पर एक बार में एक ही गोलार्ध का प्रक्षेप बनाया जाता है, इसलिए यह विश्व मानचित्र के लिए उपयोगी नहीं है। यह प्रक्षेप न तो समक्षेत्र और न ही यथाकृतिक। समक्षेत्र का मतलब है यह क्षेत्रफल को सही नहीं बताता, यथाकृतिक का मतलब यह है आकृति को सही नहीं बताता। इसका एक छोटा सा गुण यही है कि यह समदूरस्थ है, समदूरस्थ बेलनाकार, सॉरी समदूरस्थ शंकु प्रक्षेप है, समदूरस्थ है, क्योंकि सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी इसमें क्या होती है? शुद्ध होती है। बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समदूरस्थ शंकु प्रक्षेप कहते हैं। अब इसको देखो डायग्राम के द्वारा अपन समझे। ये वाला एक मानक शंकु प्रक्षेप है, सभी अक्षांश रेखाएं
वृत्ताकार चाप की तरफ होती हैं। सी, अक्षांत और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को तिरछे व समकोण पे काट रही हैं। क्लियर। एक ही गोलार्ध को बताया जाएगा, एक ही ध्रुव को दिखाया जाएगा, इसलिए संपूर्ण विश्व के लिए उचित नहीं है। जिस अक्षांश रेखा पे जो कोण होता है वो स्पर्श करता है उसको बोलते हैं मानक अक्षांश रेखा या प्रमाणिक अक्षांश रेखा, इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडर्ड पैरेलल। ये मानक अक्षांश रेखा। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इस प्रक्षेप में मानक अक्षांश रेखा पर ही मापनी शुद्ध होगी। समझने की कोशिश करना। देखो, मानक अक्षांश रेखा पर ही मापनी शुद्ध होगी, बाकी की अक्षांश रेखाओं पे मापने में या तो कमी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगी। लेकिन सभी देशांतर रेखाओं पे मापनी क्या होगी? शुद्ध। सभी देशांतर रेखाओं पे मापनी क्या होगी? शुद्ध होगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समदूरस्थ शंकु प्रक्षेप। क्या बोलते हैं? समदूरस्थ शंकु प्रक्षेप। ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा वाला है, तो एक गोलार्ध को प्रदर्शित किया जाता है इसके द्वारा। छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। ये समझ में आ गया होगा। ये एक मानक की बात हो गई। अब इसके उपयोग देखो, कहां कहां इसका उपयोग होता है, एग्जाम में सीधा सीधा आता है। ठीक है, इस प्रक्षेप का उपयोग मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है। क्यों? आपको पता है वो जो शंकु होता है वो मध्य अक्षांश वाले अक्षांश को टच करेगा, है ना। कोई सो भी कर ले, 45, 50, 55, 52, है ना, मध्य अक्षांश वाले क्षेत्रों के लिए। अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 30 से 60 डिग्री के मध्य, सामान्यतः 30 से वैसे तो 23.5 से 66 कर्क रेखा से कर्क रेखा या जो मकर रेखा है, यानी जो कर्क रेखा है या जो उपध्रुवीय व्रत है, इसके जो बीच का क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है। सीमित अक्षांशीय विस्तार या बड़े देशांतरीय विस्तार के लिए उपयोगी है। अक्षांशीय विस्तार क्या हो? सीमित, और देशांतरीय विस्तार क्या हो? ज्यादा, उनके लिए उपयोगी है। यानी सक्रिय पट्टी बनती है पूर्व से पश्चिम। इस प्रक्षेप के द्वारा मानक अक्षांशों के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में संकीर्ण पट्टी को शुद्धता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। भाई, कम अक्षांश कब होगा? जब सक्रिय पट्टी होगी पूर्व से पश्चिम की ओर, लंबाई ज्यादा होगी, तो अक्षांश क्या होंगे? कम, लेकिन देशांतर क्या होंगे? ज्यादा। इसका उपयोग रेल लाइनों, सक्रिय पट्टी में होती है रेल लाइन, सड़कों, संकीर्ण नदी घाटियों, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब इसके द्वारा क्या क्या दिखाया जाता है? कनेडियन प्रशांत रेल मार्ग, ठीक है, सक्रिय पट्टी के रूप में होता है पूर्व से पश्चिम की ओर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, रशिया वाला, पूर्व से पश्चिम की ओर सक्रिय पट्टी के अंदर है। कनाडा व यूएसए की सीमा पूर्व से पश्चिम की ओर एक सक्रिय पट्टी है। नर्मदा घाटी पूर्व से पश्चिम की ओर एक सक्रिय पट्टी के रूप में है। यानी जिसका अक्षांशीय विस्तार कम हो, देशांतरीय विस्तार ज्यादा हो, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में हो या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हो, उन क्षेत्रों के लिए, उन एरिया के लिए एक मानक शंकु प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे चलते, दो मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप। दो मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप, इसमें जो अक्षांश रेखाएं होंगी मानक, वो कितनी होंगी? दो। कितनी होंगी? दो। विशेषताएं देखो, शंकु ग्लोब के दो अक्षांशों को स्पर्श करता है तो दोनों अक्षांशों को मानक अक्षांश कहा जाता है। देखो, सभी अक्षांश रेखाएं ध्रुव से समान दूरी के अंतर पे खींची जा रही है। ध्रुव से समान दूरी पे खींची जा रही है, दूरी क्या होगी? समान होगी। अक्षांश व देशांतर रेखाएं समकोण पे काटती हैं। ध्रुव एक चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मानक में भी ध्रुव को चाप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दो मानक में भी ध्रुव को चाप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बोन और बहुशंकु जो प्रक्षेप होता है उसको ध्रुव होता है, पोल वाला होता है, उसको एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये मैं जब मैं अंतर बताऊंगा तब और समझ में आ जाएगा। सभी देशांतर रेखाओं पे मापनी शुद्ध होती है, बात आ गई। इस प्रक्षेप में न तो सम क्षेत्रफल होता है, नई आकृति को सही बताता है। यह प्रक्षेप मानक अक्षांश रेखाओं के साथ लगने वाली पट्टीनुमा क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। जैसे रूस, कनाडा व यूरोपीय महाद्वीप के जो देश है पूर्व से पश्चिम दिशा में ज्यादा फैले हुए हैं, उनका मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का यूज किया जाता है। इस प्रक्षेप के द्वारा भी एक ही गोलार्ध का प्रक्षेप बनाया जाएगा, परंतु एक मानक प्रक्षेप से ज्यादा शुद्ध होता है। ये देखो, कोई भी शंकुआकार प्रक्षेप हो, एक मानक हो, दो मानक हो, बोन हो, बहुशंकु हो, वो सिर्फ उनमें एक गोलार्ध के लिए यूज हो रहा है। एक ध्रुव को दिखाया जाएगा, एक गोलार्ध के लिए यूज हो रहा है, दोनों गोलार्धों के लिए वो यूज नहीं हो रहा। इतना आप लोगों को याद रखना है ना। अब देखते हैं इसकी
इसका डायग्राम देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। और ये दिख रहा है, ये है दो मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप, दो मानक यानी दो अक्षांश रेखाएं इसमें मानक है, दो मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप है ना। देखोगे इसमें जो ध्रुव होता है, नहीं ये तो शंकु ये वो आ गया, तीसरा बौन प्रक्षेप आ गया, ये तो अलग डायग्राम आ गया। ये वाला है, हाँ दो मानक। देखो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा तब जाके प्रक्षेप समझ में आएंगे। मैं पूरी ईमानदारी से और जितना मैंने सीखा है, जितना पढ़ा है, वो मैं पूरा डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को पूरा समझ में आए। ये लिखा हुआ देखो, दो मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप, दो मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप, ये वाला यानी जो मानक अक्षांश रेखाएं होंगी वो कितनी होंगी, दो। अभी तो इसका नाम क्या पड़ा है, दो मानक अक्षांश रेखा। तो एक तो देखोगे ये वाली स्टैंडर्ड पैरेलल, दूसरी ये वाली, ये वाली। अब एक मानक और दो मानक में अंतर क्या है? एक मानक में तो यह है कि सिर्फ एक ही मानक अक्षांश रेखा पे मापने शुद्ध होगी जहां स्पर्श करेगा, जबकि दो मानक में कहां होगा कि दो मानक अक्षांश रेखाएं होती है, इसलिए दोनों मानक अक्षांश रेखाओं पे मापने शुद्ध होगी, बाकी की अक्षांश रेखाओं के मापने में कमी या वृद्धि हो जाएगी। एक अंतर तो यह हो गया, ठीक है। एक मानक अक्षांश से यह उन्नत रूप का है, यानी बढ़िया तरीके से यह मानचित्रों को प्रदर्शित करता है। जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, वो एक मानक अक्षांश रेखा के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन उसको और अच्छी तरीके से किसके द्वारा बताया जा सकता है, दो मानक के द्वारा बताया जा सकता है। किसके द्वारा? दो मानक के द्वारा। बाकी की सारी विशेषताएं हैं सेम है। ध्रुव को एक चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है एक मानक और दो मानक में, ठीक है। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। सभी देशांतर रेखाओं पे मापनी शुद्ध होती है क्योंकि सीधी होती हैं, सीधी और सरल होती हैं। एक मानक में सिर्फ एक मानक अक्षांश पे मापनी शुद्ध होगी, दो मानक अक्षांश रेखाओं पे मापने शुद्ध होगी। एक मानक के बजाय दो मानक के द्वारा और अच्छी तरीके से डायग्राम दिखाया जा सकता है, मानचित्र दिखाया जा सकता है। तो ये बेसिक विशेषताएं होगी दो मानक की, ठीक है। इस प्रक्षेप के द्वारा वही एक गोलार्ध को दिखाया जाएगा, ध्रुव को चाप के द्वारा समान दूरी पे होती हैं, दो अक्षांशों को स्पर्श करता है, इसलिए दो मानक अक्षांश रेखाएं हो गई। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, ये बात हो गया दो मानक वाला। अब तीसरा आता है बौन प्रक्षेप, बहुत इंपॉर्टेंट। बौन प्रक्षेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बौन प्रक्षेप देखोगे इसमें आप, बौन प्रक्षेप में बौन प्रक्षेप फ्रांसीसी मानचित्रकार रिगोबर्ट बौन के द्वारा सर्वप्रथम बनाया, पूछ सकता है। ये वैज्ञानिक का नाम है रिगोबर्ट बौन, फ्रांसीसी मानचित्रकार था रिगोबर्ट बौन, इसी के द्वारा ये मानचित्र बनाया गया, यानी ये प्रक्षेप का यूज किया गया, जिसको बोलते हैं बौन प्रक्षेप, इसी के नाम पे। यह एक संशोधित शंकु प्रक्षेप है। तो एक मानक शंकु प्रक्षेप है, उसका संशोधित रूप है ये। एक मानक शंकु प्रक्षेप का क्या है? संशोधित रूप है। यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है, इस कारण इसको बौन का समक्षेत्र शंकु प्रक्षेप कहते हैं। इस लाइन को घोट के पी जाओ, सही तरीके से दिमाग में बैठा लो कि शंक्वाकार कोनिकल प्रोजेक्शन में शंकु प्रक्षेप ही बौन प्रक्षेप ही एकमात्र ऐसा प्रक्षेप है जो सही क्षेत्रफल को बताता हो, इसलिए इसको बोलते हैं समक्षेत्र प्रक्षेप। क्या बोलते हैं? समक्षेत्र प्रक्षेप। इस प्रक्षेप का जो निर्माण है वो बौन ने किया, इसलिए इसको बौन का समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। शंक्वाकार प्रक्षेप का संशोधित रूप है
शंक्वाकार प्रक्षेप में बोन ने परिवर्तन किया, मॉडिफाई किया, तब जाके ये बोन प्रक्षेप का निर्माण हुआ। यह एक मानक द्वारा अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप से मिलता जुलता है। एक मानक वाला जो शंकु प्रक्षेप है उससे मिलता जुलता है। सभी अक्षांश वृत्त शंकु के शीर्ष को केंद्र मानकर खींचे जाते हैं। केंद्रीय देशांतर रेखा सीधी होती है, जबकि अन्य देशांतर रेखाएं वक्राकार होती हैं। इंपोर्टेंट, अन्य देशांतर रेखाएं क्या होंगी? वक्राकार होंगी। यानी एक मानक, देखो एक मानक और जो दो मानक है उसमें देखोगे जो देशांतर रेखाएं थी वो कैसी थी? सीधी। कैसी थी? सीधी, एक मानक और दो मानक में। लेकिन बोन प्रक्षेप के अंदर जो देशांतर रेखा होती है वो जो केंद्रीय देशांतर रेखा है, मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच वाली, वो ही सीधी सरल रेखा में होंगी। बाकी की कैसी होंगी? वक्राकार, ऐसे वक्राकार, ऐसे ऐसे होंगी। ठीक है, एक बिंदु पे आके मिल जाती है वक्राकार। सभी अक्षांश रेखाएं केंद्रीय देशांतर रेखा को समकोण पे काटती हैं। सही बात है। सभी अक्षांश वृत्तों की लंबाई शुद्ध होती है। देखो यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी अक्षांश वृत्तों की लंबाई क्या है? शुद्ध। जबकि एक मानक और दो मानक में क्या था कि जो मानक अक्षांश रेखा है उसी पर मापनी शुद्ध होगी, बाकी के में कमी या वृद्धि होगी। लेकिन बोन और बहुशंकु में थोड़ा उल्टा है इसका, सभी अक्षांश रेखाओं पे मापनी शुद्ध होगी। और ध्यान रखना, ध्रुव को एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि एक मानक दो मानक में चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। बोन प्रक्षेप और बहुशंकु प्रक्षेप में बिंदु के द्वारा ध्रुव को प्रदर्शित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय देशांतर रेखा पे मापनी शुद्ध होती है, सिर्फ केंद्रीय देशांतर रेखा पे मापनी शुद्ध होगी। बाकी की देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ने के साथ विकृति आ जाती है, तभी तो वक्राकार है, विकृति आ जाएगी, वक्राकार। यह प्रक्षेप मात्र एक गोलार्ध के लिए उपयुक्त है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और लैटिन देशों का इसके द्वारा मानचित्र बनाए है। लैटिन देने बेल्जियम है, ये बेल्जियम, बेल्जियम। ठीक है। बोन प्रक्षेप पर बनाया गया मानचित्र हृदय की आकृति का होता है। बोन प्रक्षेप पर बनाया गया मानचित्र हृदय की आकृति का होता है। अब डायग्राम के द्वारा समझते हैं इसको। ये है बोन प्रक्षेप। क्या है? बोन प्रक्षेप। देखो ध्रुव है उसको किसके द्वारा बताया गया है? बिंदु के द्वारा। P लिखा हुआ है, ध्रुव को किसके द्वारा दर्शाया गया है? बिंदु के द्वारा। जबकि एक मानक और दो मानक में ध्रुव को किसके द्वारा दिखाया गया था? चाप के द्वारा। एक एक मैं अंतर करके बता रहा हूं। इसमें देखो सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं चाप की तरह, वृत्त के चाप की तरह हो रही हैं सभी अक्षांश रेखाएं। जो बोन प्रक्षेप है वह एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप है। यानी इस प्रक्षेप में भी आप देखोगे मानक अक्षांश रेखा तो एक ही है। बोन प्रक्षेप में बहुत सी जगह कंफ्यूज होते हैं, समझ लेना इस चीज को कि जो बोन प्रक्षेप है इसमें मात्र एक अक्षांश रेखा ही मानक अक्षांश रेखा होगी, क्योंकि एक मानक शंकु प्रक्षेप का यह संशोधित रूप है। लेकिन एक मानक से इसमें अंतर यह है कि एक मानक में ध्रुव चाप के द्वारा दिखाया जाता है, जबकि बोन प्रक्षेप में ध्रुव बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप में सभी देशांतर रेखाओं पे मापनी शुद्ध होती है, लेकिन बोन प्रक्षेप में जो केंद्रीय देशांतर रेखा है, ये वाली सेंट्रल मेरिडियन केंद्रीय देशांतर रेखा है, इस पर ही मापनी शुद्ध होगी। बाकी की देशांतर रेखाओं में देखोगे मापनी में क्या आ जाएगी? विकृति। क्या आएगी? विकृति। देखिए कर्व बन रहे हैं ना, ऐसे 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 आ जाएगी। जबकि एक मानक और दो मानक में सभी देशांतर रेखाओं पे मापनी शुद्ध होती है, क्योंकि वो एक सीधी सरल रेखा में होते हैं। इसमें कर्व आ जाता है, विकृति बढ़ जाती है, तो इस पे मापनी सिर्फ केंद्रीय देशांतर रेखा पे शुद्ध होती है, बाकी पे शुद्ध नहीं होती। दो अंतर। तीसरा अंतर क्या है कि जो अक्षांश रेखा है
एक मानक, दो मानक, एक मानक में एक मानक अक्षांश रेखा पे मापनी शुद्ध होगी, बाकी पे क्या होगी, अशुद्ध। दो मानक में दो पे शुद्ध होगी, बाकी पे क्या, अशुद्ध। लेकिन ये जो बौन प्रक्षेप है, इसमें एक मानक पे तो मापनी शुद्ध होगी होगी, बाकी की अन्य अक्षांशों पर भी मापनी क्या होगी, सभी अक्षांशों पे मापनी क्या होगी, शुद्ध होगी। ये इसके अंदर बड़ा अंतर है। और ध्रुवों को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, बिंदु के द्वारा, जबकि एक मानक दो मानक में चाप के द्वारा। समझ में आ गया होगा बौन प्रक्षेप। अब पढ़ते हैं बहुशंकु प्रक्षेप। कौन सा प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप, पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन, बहुशंकु प्रक्षेप। इसका जो निर्माण है अमेरिकी विद्वान है फर्डिनैंड हेसलर, याद रखना, पूछा जा सकता है। फर्डिनैंड हेसलर कब बनाया, 1820 में। यह प्रोजेक्शन का निर्माण कब हुआ, 1820 में। किसके द्वारा बनाया गया, फर्डिनैंड हेसलर के द्वारा बनाया गया। अब ये ध्यान रखना, यह एक संशोधित शंकु प्रक्षेप है। इसमें अब कहीं नहीं लिखा हुआ है एक मानक है या दो मानक है, एक मानक या दो मानक कहीं नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ क्या लिखा हुआ है, शंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप है। जबकि बौन प्रक्षेप में क्या लिखा हुआ था, एक मानक शंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप है। ध्यान देना इस बात पे, यह एक संशोधित शंकु प्रक्षेप है। सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश रेखाएं होती हैं। अंतर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब समझो, एक मानक में सिर्फ एक अक्षांश रेखा मानक, उसी पे मापनी शुद्ध। दो मानक पे दो अक्षांश रेखाएं मानक होंगी, दोनों पे मापनी शुद्ध, बाकी के पे अशुद्ध। बौन प्रक्षेप में क्या होगा, एक मानक अक्षांश का संशोधित रूप है, तो एक मानक पे मापनी क्या होगी, एक मानक अक्षांश रेखा ही होगी, ठीक है। लेकिन सभी अक्षांश रेखाओं पे मापनी क्या होती है, शुद्ध। उसी तरह जो बहुशंकु होता है, बहुशंकु में सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश रेखाएं होती हैं, इसलिए सभी अक्षांश रेखाओं पे मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है। ये बोल रहा है प्रत्येक सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश रेखाएं होती हैं, यानी सभी अक्षांश रेखाओं पे मापनी क्या होगी, शुद्ध। प्रत्येक अक्षांश रेखा का अर्धव्यास एक मानक अक्षांश रेखा शंकु प्रक्षेप की भांति व्यवहार करेगा। रट लेना इसको। प्रत्येक अक्षांश रेखा का अर्धव्यास, त्रिज्या, एक मानक अक्षांश रेखा की शंकु प्रक्षेप की भांति व्यवहार किया जाता है। ये मैथमेटिकल गणना में होता है, मैथमेटिकल गणना यहां पे करनी नहीं है। देशांतर रेखाएं बौन प्रक्षेप की तरह वक्राकार बनाई जाती हैं। ये ना बौन प्रक्षेप वक्राकार है। ये वक्राकार है। एक तो होती है सीधी, सीधी व सरल, यह है वक्राकार। तो बौन और बहुशंकु प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, वक्राकार होती हैं। कैसी होती हैं, वक्राकार होती हैं। कैसी होंगी, वक्राकार होती हैं। इसमें कई शंकु होने की कल्पना की जाती है, इसलिए इसको बहुशंकु कहते हैं। प्रत्येक अक्षांश मानक अक्षांश होता है, यानी प्रत्येक अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश रेखाएं होती है, सभी पे मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है। प्रधान देशांतर रेखा सीधी व अन्य देशांतर रेखाएं वक्राकार होती है। देख लो, प्रधान देशांतर रेखा क्या है, ये वाली ये प्रधान देशांतर रेखा है। ये वाली तो क्या है, सीधी। और जो बाकी के देशांतर रेखाएं कैसी हैं, वक्र के रूप में, वक्राकार है। कैसी हैं, वक्राकार, है ना, समझ में आया, वक्राकार होती है। प्रधान देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं के समकोण पे काट रही है, देख रहे हो, बहुत बार पढ़ लिया। प्रधान देशांतर रेखा सभी अक्षांश रेखाओं पे मापने से शुद्ध होती है। इसको समझो। बहुशंकु, बौन प्रक्षेप और जो बहुशंकु प्रक्षेप होता है ना, उसमें आप ये देखो कि दोनों प्रक्षेप के अंदर सभी अक्षांशों पे मापनी शुद्ध होती है, जबकि जो प्रधान देशांतर रेखा है उसी पे मापनी शुद्ध होगी। बाकी की देशांतर रेखाएं वक्राकार होती हैं, इसलिए मापने में विकृति आ जाएगी। मापने में क्या आ जाएगी, विकृति। यही बोला है कि जो प्रधान देशांतर रेखा या सभी अक्षांश रेखाओं पे मापनी शुद्ध होती है, प्रधान देशांतर रेखा से दूर जाने पर आकृति और क्षेत्रफल में विकृति आ जाती है। अरे कारू बन रहे हैं ना, है ना। यह न तो यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं, समक्षेत्र प्रक्षेप है। समक्षेत्र पूछे शंक्वाकार प्रक्षेप में तो ध्यान रखना एक होगा, और वो कौन सा है, बौन प्रक्षेप। कौन सा है, बौन प्रक्षेप। समक्षेत्र को सही बताने वाला कौन सा है, बौन प्रक्षेप। कम देशांतरीय विस्तार के लिए उपयोगी है
और ध्यान रखना यूएसए के विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक मानचित्र इसके द्वारा बनाए जाते हैं, आप लोगों को ये याद रखनी है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताता हूं, अंतर करके बताता हूं, तब समझ में आ जाएगा। देखो, एक मानक, एक मानक, एक मानक, थोड़ी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, दो मानक, दो मानक। ठीक है, फिर आता है बोन, बोन, फिर आता है बहुशंकु प्रक्षेप, फर्डिनैंड हेसलर के द्वारा बनाया गया बहुशंकु, बहुशंकु प्रक्षेप। अब देखो, इनकी सबकी एक कॉमन विशेषता यह है कि इनके द्वारा एक ही गोलार्ध को दिखाया जाएगा, ये कॉमन है, एक ही गोलार्ध को दिखाया जाएगा, दो गोलार्ध को नहीं दिखाया जाएगा, यानी एक ही ध्रुव को दिखाया जाएगा, दूसरे ध्रुव को नहीं दिखाया जाएगा। कम अक्षांशीय विस्तार और ज्यादा देशांतरीय विस्तार वाले क्षेत्र जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबे सकरी पट्टी के रूप में होते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जो फैले हुए होते हैं, उनके लिए ये चारों जो प्रक्षेप हैं ये उपयोगी हैं। ज्यादातर जो इन प्रक्षेप का यूज होता है वो एक गोलार्ध के संदर्भ में होता है, और वो भी किनके लिए? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के लिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए, टेम्परेट जोन वाले क्षेत्र के लिए इनका यूज किया जाता है ना, टेम्परेट जोन वाले क्षेत्र के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये तो कॉमन विशेषताएं होगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन, मुझे दिखेगा क्या? दिखेगा, है ना। एक मानक, ये आप रजिस्टर के अंदर कहीं ना कहीं लिख लेना, एक मानक यानी एक मानक, दो मानक, बोन प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप। ध्यान रखना, एक मानक को जो ध्रुव होता है, पोलर होता है, उसको चाप के द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा? चाप के द्वारा। दो मानक होता है, पोलर को इसके द्वारा दिखाया जाता है, चाप के द्वारा। जबकि जो बोन प्रक्षेप होता है, पोलर, उसको किसके द्वारा दिखाया जाता है? बिंदु के द्वारा। किसके द्वारा? बिंदु के द्वारा। और बहुशंकु में भी जो पोलर होता है उसको किसके द्वारा दिखाया जाता है? बिंदु के द्वारा, बिंदु के द्वारा। ठीक है, बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है। एक अंतर तो इनमें ही है। एक मानक, दो मानक में जो ध्रुव होता है उसको किसके द्वारा दिखाया जाएगा? चाप के द्वारा। जबकि दो मानक, बोन और बहुशंकु प्रक्षेप में जो ध्रुव होता है, पी यानी पोलर ध्रुव होता है, उसको किसके द्वारा दिखाया जाता है? बिंदु के द्वारा। किसके द्वारा? बिंदु के द्वारा। एक मानक जो अक्षांश होता है, इसमें एक ही अक्षांश रेखा, एक ही अक्षांश को मानक अक्षांश माना गया है। एक ही अक्षांश को मानक अक्षांश, क्लियर? मानक अक्षांश, मानक अक्षांश। इसमें दो अक्षांशों को मानक अक्षांश माना गया है, दो अक्षांशों को मानक अक्षांश माना गया है। इसमें एक अक्षांश को ही मानक माना गया है। ध्यान रखना, ये एक अक्षांश, ये तो बिंदु हो गया। अरे कहां, बोन में क्या होता है? एक मानक अक्षांश का संशोधित रूप है, एक मानक अक्षांश का संशोधित, एक मानक अक्षांश होती है इसमें, एक मानक अक्षांश, एक मानक अक्षांश। लेकिन सभी अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है। यह बड़ा अंतर है, सभी अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है। अक्षांशों पर, सभी अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है, मापनी शुद्ध होती है। और इसमें सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश रेखाएं होती है। बहुशंकु में सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश, सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश होती है। समझे अंतर? ये मानक अक्षांश होती है।
मानक अक्षांश होती है। इतनी बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? एक ही अक्षांश को मानक अक्षांश, दो अक्षांशों को मानक अक्षांश, भ्रमण प्रक्षेप होता है वो एक मानक अक्षांश का संशोधित रूप होता है, इसलिए एक मानक अक्षांश ही रेखा होती है, लेकिन सभी अक्षांश रेखाओं पे मापनी शुद्ध होती है। उसमें सभी अक्षांश रेखाएं मानक होती हैं, इसलिए सभी अक्षांश रेखाओं पे मापनी क्या होगी? शुद्ध। इसमें क्या होगा? एक पे ही मापनी शुद्ध होगी, बाकी पे क्या होगी? अशुद्ध। बाकी अक्षांशों पर मापनी क्या होगी? अशुद्ध। मापनी अशुद्ध, बाकी अक्षांशों पर मापनी अशुद्ध। समझ में आया? इसमें भी क्या होगा? सिर्फ दो पे ही होगी, दो अक्षांशों पे ही मापनी शुद्ध होगी, बाकी पे क्या होगी? बाकी पर मापनी अशुद्ध होगी। मापनी अशुद्ध होगी। क्लियर? इसमें सभी अक्षांश रेखाओं पे मापनी शुद्ध है, इसमें भी सभी अक्षांश रेखाओं पे मापनी शुद्ध है।
हाँ, पता नहीं सेल कब डिस हुए, मैंने ध्यान दिया नहीं। देखते हैं, अगर अभी हुएंगे तो मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये यहां से देख लेते हैं। जैसे बॉन्ड प्रक्षेप है, शंक्वाकार प्रक्षेप का उदाहरण है। इसकी जो सेल थे वो डिस हो गए, मैंने ध्यान दिया नहीं। तो देखते हैं कहां तक आवाज आती है। बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो बाल्टिक है और जो फ्रांस के, उसके 2 मानक प्रक्षेप उचित होता है। 1 मानक के द्वारा भी दिखाया जा सकता है और 2 मानक के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के लिए शंक्वाकार का 2 मानक प्रक्षेप उचित है, 1 मानक के द्वारा भी दिखाया जा सकता है और बढ़िया तरीके से 2 मानक है। अंतरराष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप परिवर्तित बॉन्ड प्रक्षेप का उदाहरण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बॉन्ड प्रक्षेप शंक्वाकार प्रक्षेप का संशोधित रूप है ये, ठीक है। द्विमानक शंकु प्रक्षेप के लिए सही है। निम्न में से कौन सा कथन द्विमानक शंकु प्रक्षेप के लिए सही है? तो देखोगे यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है। कहां से समक्षेत्र होगा? शंक्वाकार प्रक्षेप में सिर्फ बॉन्ड प्रक्षेप ही है जो समक्षेत्र है, बाकी के तो है ही नहीं। ये लाइन मान लीजिए नहीं समझ में आ रही, छोड़ो इसको। ध्रुव इस प्रक्षेप पर बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है क्या? 2 मानक अक्षांश पर ध्रुव बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है क्या? नहीं, चाप के द्वारा। बिंदु किस में दिखाया जाता है? बॉन्ड और बहुशंकु में। विश्व मानचित्र हेतु प्रयोग में लाया जाता है? नहीं, एक ही गोलार्ध को दिखाया जाएगा, इसलिए विश्व मानचित्र में कैसा उपयोग में होगा? तो अपने आप ही आ गया आंसर। तो दोनों के बीच में मापने का गठान होगा। ये देखते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र में किस प्रकार के प्रक्षेप का चयन किया जाता है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का या को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र में किस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाएगा? अब दोनों आ गए, 1 मानक भी आ गया, 2 मानक भी आ गया। एनसीईआरटी में तो 1 मानक लिखा हुआ है, लेकिन इसने दोनों दे दिए। अब बोलोगे सर एनसीईआरटी में तो 1 मानक लिखा हुआ है, उसमें 2 मानक का वर्णन ही नहीं है, 1 मानक का ही है। तो 1 मानक के द्वारा भी दिखाया जा सकता है और सही तरीके से किसके द्वारा दिखाया जाएगा? 2 मानक के द्वारा। किसके द्वारा? 2 मानक के द्वारा। दोनों के द्वारा दिखाया जा सकता है, लेकिन 2 मानक के द्वारा और अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। बॉन्ड प्रक्षेप है, सीधा सा है, शंक्वाकार प्रक्षेप है। और कहां गए? अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप है। क्वेश्चन देखो, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप है। अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप क्या है? संशोधित मर्केटर प्रक्षेप? नहीं। संशोधित बहुशंकु प्रक्षेप, ये दूसरा वाला ऑप्शन। संशोधित बहुशंकु प्रक्षेप सही है। गाल का त्रिविमीय प्रक्षेप संशोधित ये नहीं है। तो ध्यान रखना है, 1 मानक शंक्वाकार प्रक्षेप की बात करें, 1 मानक, 2 मानक, बॉन्ड, बहुशंकु। 1 मानक, 2 मानक, बॉन्ड, 1 मानक शंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप, और बहुशंकु शंकु आकार प्रक्षेप का संशोधित रूप। और बहुशंकु का जो संशोधित रूप होता है वो होता है अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप, इसलिए मैंने इसको वहां पे लिया है, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। और कहां गए क्वेश्चन? तो और भी थे, ये टेबलें ऊपर नीचे हुई ना, तब हो गए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, चलो हो गए, ठीक है, हो गए। तो ये थी अपनी प्रक्षेप की क्लास फर्स्ट। और जो क्लास सेकंड होगी वो इसके बाद में होगी, स्वाभाविक सी बात है, बाद में होगी। और ध्यान रखना है, ये क्लास फर्स्ट है। और दूसरी जो क्लास होगी अपनी वो बेलनाकार प्रक्षेप पे होगी, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन पे होगी। तीसरी क्लास होगी वो जेनिथल और रूट प्रक्षेप पे होगी। फिर एक साथ इनके पूरे क्वेश्चन सोल्व और करेंगे, और अलग से क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ एग्जाम्स में आए हुए उठाएंगे, और आप लोगों को प्रोजेक्शन से संबंधित और भी सारी सामग्री उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो थोड़ी लंबी क्लास है, बीच में थोड़ा माइक का डिस्टर्बेंस है, तो मेरे हिसाब से मैंने रिपीट कर दी है वो चीज। तो मैंने ध्यान नहीं दिया स्क्रीन पे कि होता है कि माइक जो सेल की इसके डिस हो गए, मैंने ध्यान नहीं दिया लंबी क्लास के चक्कर में। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और कोशिश ये करना आप लोग तसल्ली से बैठकर इसको सुने, पेन कॉपी लेके इसको आराम से अध्ययन करें। इसका 1 बार नहीं तो 2 बार क्लासेस देखें। जो टेबल है वर्गीकरण की वो दिमाग में फिट होनी चाहिए। और जो मेरा पहली बार यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लो, जैसे आगे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिल जाए। जो मेरा ऐप है ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर, उस पर निःशुल्क आप लोगों का टेस्ट रोज अपलोड हो रहे हैं, तो वहां से जाके आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जो मेरा
टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर के नाम से ही है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी आपको रोज क्वेश्चंस मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रही है या कोई मैपिंग से संबंधित मिल रहा है। पूर्णतया जो है मेरा यूट्यूब चैनल है वो ज्योग्राफी विषय से संबंधित है, अन्य विषय की यहाँ पे कोई बात ही नहीं होती है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब किया करो, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताया करो क्लास कैसी लगी। थैंक यू।